बच्चों, सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, आज हम लोग करने जा रहे हैं चार्ट रिवीजन। टॉपिक हमारा बड़ा सिंपल सा है, रिटर्न ऑफ इनकम। ये टॉपिक से एक क्वेश्चन मुझे एक्सपेक्टेड है, स्पेशली अपडेटेड रिटर्न के ऊपर एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। यस, तो टॉपिक बड़ा छोटा सा है, इंपॉर्टेंट सा भी है, और असेसमेंट प्रोसीजर के साथ इसे पूछा जाता है। जनरली ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि या तो रिटर्न ऑफ इनकम के ऊपर क्वेश्चन आता है या तो असेसमेंट प्रोसीजर के ऊपर क्वेश्चन आता है, स्पेशली फाइनल लेवल्स के ऊपर। यस और नो। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे रिटर्न ऑफ इनकम हो गए, असेसमेंट प्रोसीजर हो गया, सर्च एंड सीजर हो गया, आपका अपील एंड रिविजन वाला टॉपिक हो गया, ये सारे टॉपिक के अंदर में आपको थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं और इनमें थ्योरी ही लिखनी होती है। ये थ्योरी की लिखने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से 100% आता ही आता है और ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट के अंदर में आता है, राइट। तो इसके लिए आपको 5 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। बट अगर मैं आपसे बात करूं कि जो लोग बच्चे अपना अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं मई 26 से लेकर जनवरी 27 तक के, मैं आपसे कहूंगा कि आपको कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे रिटर्न के अंदर में आप अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट पढ़िए, असेसमेंट प्रोसीजर में आप 147 की सीरीज को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, सर्च एंड सीजर में आपका सर्च एंड सीजर वाला जो प्रोविजन है, राइट, या जो असेसमेंट अंडर सर्च एंड सीजर वाला प्रोविजन है, उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एंड अपील एंड रिविजन से रिलेटेड जो केस लॉ हम लोग जुडिशियल अपडेट करेंगे, वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। अब ये सारे के सारे चार्ट अगर आपको चाहिए तो आप ekatvam.academy.com से लेकर के बाय कर सकते हैं। मैं आप सभी को कंटिन्यूअसली कह रहा हूं कि आपको सिर्फ रिवीजन नहीं देखना चाहिए, आपको इस रिवीजन के बाद अपने एमआरपी के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना चाहिए। जिन बच्चों ने हमारा रेगुलर और फास्ट ट्रैक बैच लिया हुआ है उन्हें पता है हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और इस चार्ट रिवीजन के साथ आपके और सारे क्वेश्चंस को राइटिंग प्रैक्टिस के साथ जरूर कीजिएगा, तब आपका पूरा का पूरा रिवीजन चालू होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं काय से बेटा, मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न से। जी, तो सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन 139 मैंडेटरी रिटर्न। सेक्शन 139 लिस्ट देता है कि किन किन लोगों को मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना ही है। तो इनमें सबसे पहले कौन कौन सा आता है? पहला, एवरी कंपनी और एवरी फर्म। देखो, हर कंपनी, हर फर्म, चाहे वो प्रॉफिट में हो, चाहे वो लॉस में हो, चाहे वो लिक्विडेशन में हो, इंडियन कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, सबको रिटर्न भरना ही है मैंडेटरीली। इनकी इनकम कितनी है? इररिलेवेंट। सेकेंड, पर्सन अदर देन कंपनी और फर्म इफ टोटल इनकम अदर देन the other income exceeds basic exemption limit। हर उस व्यक्ति को अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना है अगर उनकी इनकम किससे से एक्सीड कर रही है? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड कर रही है। नेक्स्ट, आरओआर हैविंग एसेट इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल एसेट और साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया। अगर कोई भी आरओआर है जिसकी साइनिंग अथॉरिटी या एसेट आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, ईदर एज अ बेनिफिशियरी और एज अ बेनिफिशियल ओनर, या आप बेनिफिशियल ओनर हो या बेनिफिशियरी हो, दोनों में से कोई भी रहे, पर अगर आपका कोई फॉरेन एसेट है या साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया तो आपको रिटर्न भरना है। चलिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर दुबई में मेरा प्रॉपर्टी है, इंडिया में मेरी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर हो या ना हो, मुझे रिटर्न भरना ही है। पॉइंट नंबर 2, मान लीजिए मेरा फॉरेन में डीमैट अकाउंट है, तो वहां पे मैं हो गया बेनिफिशियल ओनर। तो बेनिफिशियल ओनर भी अगर हूं तो मुझे क्या करना है दोस्त? रिटर्न भरना है, राइट। ओके, साइनिंग अथॉरिटी, मान लीजिए फॉरेन में अगर मेरा पार्टनरशिप फर्म है तो मेरा साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया है, मुझे क्या करना है? रिटर्न भरना है, वेदर मेरी इनकम इंडिया में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर हो या ना हो, राइट। इसके बाद आता है नेक्स्ट, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजेपी, इन्हें कब रिटर्न भरना है जी? इन्हें रिटर्न भरना है अगर इनकी ग्रॉस टोटल इनकम, कौन सी बेटा? ग्रॉस टोटल इनकम, कौन सी बेटा? ग्रॉस टोटल इनकम अगर कितने से ऊपर जा रही है? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो वर्ड देखिएगा, इफ द टोटल इनकम, राइट, without claiming deduction under 1038, 10A, B, BA, 54 series 80C to 80U exceed maximum amount not chargeable to tax। मतलब बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं? डिडक्शन के पहले वाली इनकम, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर है तो आपको रिटर्न भरना है। एट द सेम टाइम मान के चलिए क्या आया था? आपका कैपिटल गेन आया था, लेट्स से 5 लाख रुपीज आया था आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसमें आपने एग्जम्पशन क्लेम कर लिया अंडर सेक्शन 54 का 5 लाख रुपीज। आपकी टैक्सेबल इनकम नील हो गई, बताइए क्या आपको रिटर्न भरना है? यस, उन्होंने क्या कहा? इनकम विदाउट क्लेमिंग डिडक्शन अंडर 54 भी अगर वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर जा रही है तो आपको रिटर्न भरना है। अब यहाँ पे एक बात बहुत गौर करने लायक है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मतलब क्या? ओल्ड स्कीम के अंदर में आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख एट द केस में भी, और 115 बीएसी के तहत आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इस बार कितनी हो जाएगी बेटा? 4 लाख रुपीज। याद आ रहा है मालिक आपको? तो वो अकॉर्डिंगली आपने ध्यान दे देना।
ओके मालिक, एनी पर्सन अदर देन फर्म और कंपनी, अगर वो डिपॉजिट करते हैं करंट अकाउंट के अंदर में इन एग्रीगेट 1 करोड़ रुपीज, चाहे वो किसी बैंक में हो या कोऑपरेटिव के अंदर में हो। सो अगर आप करंट अकाउंट के अंदर में डिपॉजिट करते हैं 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, तो आपको क्या करना है, रिटर्न भरना है। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे कैश डिपॉजिट वर्ड लिखा हुआ नहीं है, मतलब आपने किसी भी तरीके से अगर डिपॉजिट किया, चाहे वो आरटीजीएस आईएमपीएस के तहत ही क्यों ना हो, आपने 1 करोड़ के ऊपर डिपॉजिट किया तो आपको रिटर्न भरना है। नेक्स्ट, अगर आपका फॉरेन ट्रेवल के ऊपर खर्चा 2 लाख से ज्यादा होता है इन एग्रीगेट, खुद के लिए या किसी और पर्सन के लिए, तो मान लीजिए खुद का फॉरेन ट्रैवल का एक्सपेंडिचर 2 लाख से ऊपर हो रहा है, या मैंने किसी और का फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर फंड किया है वो 2 लाख से ऊपर जा रहा है, तो मुझे क्या करना है बॉस, बोलो जल्दी से, रिटर्न भरना है। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल साल भर का 1 लाख रुपीज से ऊपर आ रहा है तो मुझे रिटर्न भरना है, राइट। एंड लास्ट, अगर आप कुछ और कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आपको रिटर्न भरना है। अब ये कुछ और कंडीशन में कुछ यहाँ पे और भी ऐड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं, आपकी टोटल सेल्स 60 लाख रुपीज से ऊपर जा रही है तो आपको रिटर्न भरना है। सो अगर आप देखेंगे सेल्स का भी क्राइटेरिया क्या किया गया है, ऐड किया गया है कि अगर आपका सेल्स 60 लाख रुपीज से ऊपर जा रहा है तो आपको रिटर्न भरना है। अगर आप प्रोफेशन कैरी आउट कर रहे हैं, आपकी ग्रॉस रिसीट 10 लाख के ऊपर है, राइट, यहाँ पे कैरिंग ऑन प्रोफेशन होना चाहिए, यहाँ पे कैरिंग ऑन प्रोफेशन होना चाहिए। सो अगर आप प्रोफेशन कैरी आउट कर रहे हैं और आपकी ग्रॉस रिसीट 10 लाख रुपीज से ऊपर जा रही है तो यस, आपको क्या करना है, रिटर्न भरना है। अगर आप सीनियर सिटीजन है, जिसकी एज कितने से ऊपर है, 60 से ऊपर है, आपका टीडीएस टीसीएस 50,000 से ऊपर कटा है तो आपको क्या करना है, रिटर्न भरना है। आप नॉन सीनियर सिटीजन है और आपका टीडीएस टीसीएस 25,000 रुपीज के ऊपर कटा है तो आपको क्या करना है, रिटर्न भरना है। सो कम ऑन, ये चारों वापस से, सेल्स 60 लाख के ऊपर है, प्रोफेशन की ग्रॉस रिसीट 10 लाख के ऊपर है, सीनियर सिटीजन है, टीडीएस टीसीएस 50,000 के ऊपर कटा है, नॉन सीनियर सिटीजन है, टीडीएस टीसीएस 25,000 के ऊपर कटा है, आपको मैंडेटरीली रिटर्न भरना है। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, आप डिपॉजिट कर रहे हैं 1 और मोर सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा, तो भी आपको क्या करना है, रिटर्न भरना है। तो भी आपको क्या करना है दोस्त, रिटर्न भरना है। और ये रिटर्न कब तक के भरना है, ये रिटर्न प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर में भरना है, वेरीफाई करना है इन अ मैनर प्रिस्क्राइब ऑन और बिफोर द ड्यू डेट गिवन इन द रिस्पेक्टिव एक्ट। रिस्पेक्टिव एक्ट के ड्यू डेट से पहले आपको क्या करना है, रिटर्न भरना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक बार इसे फटाक से देखिए, किस किस को रिटर्न भरना है। कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये रिटर्न हमें कब तक के भरना है। हमने कहा रिटर्न हमें एक ड्यू डेट तक के भरना है। बेसिकली आपको 2 ड्यू डेट याद रखनी है। ड्यू डेट का सेक्शन है सेक्शन 139(1). सेक्शन 139(1) कहता है रिटर्न आपने कब तक भरना है, राइट। जनरली आपको रिटर्न भरना है 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर तक के आपको क्या करना है दोस्त, रिटर्न भरना है। लेकिन अगर आप टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है या आप कंपनी है तो आपके लिए डेट है 31 अक्टूबर। सो कंपनी का रिटर्न फाइलिंग डेट 31 अक्टूबर, टैक्स ऑडिट वाला केस 31 अक्टूबर तक के रिटर्न भरना है। अगर आप टैक्स ऑडिट के अंदर में नहीं आते तो 31 जुलाई तक के आपको रिटर्न भरना है। ये रिटर्न फाइलिंग डेट पीजीबीपी में भी आपके काम आने वाली है। अगर आपको टीपी रिपोर्ट एप्लीकेबल है, दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट एप्लीकेबल है, तो 30 नवंबर को आपको क्या करना है, रिटर्न भरना है। 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। ओके, यहां पे एक बात मैं चाहूंगा कि आप सब लिख के रखें, ड्यू डेट ऑफ पार्टनर shall be same as firm। जो फर्म का ड्यू डेट रहेगा वही पार्टनर का ड्यू डेट रहेगा रिटर्न फाइलिंग का। तो मान के चलिए फर्म टैक्स ऑडिट में आ रहा है लेकिन पार्टनर टैक्स ऑडिट में नहीं आ रहा, तो पार्टनर का भी रिटर्न फाइलिंग डेट क्या बन जाएगा, 31 अक्टूबर। यस और नो, 31 अक्टूबर। तो ये था ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ROI। चेक करो। कमिंग अप टू द नेक्स्ट, रिटर्न नहीं फाइल किया तो क्या फीस लगेगी क्या? द आंसर इज यस। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको फीस देनी पड़ती है अंडर सेक्शन 234F। अंडर सेक्शन 234F कितनी फीस लगती है? 5,000 रुपीज शैल बी पेबल इफ रिटर्न इज नॉट फर्निश्ड और रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट। सो आपने रिटर्न फर्निश ही नहीं किया या रिटर्न आफ्टर द ड्यू डेट फर्निश किया, 5,000 रुपीज की आपको क्या लगेगी दोस्त, फीस लगेगी। एट द सेम टाइम अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं जा रही तो मैक्सिमम फीस इज 1,000 रुपीज। सो डिपेंड करता है आपको फीस कितने लगेगी। आपकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख है, फीस इज 1,000। 5 लाख के बियॉन्ड है, फीस इज 5,000 रुपीज। ये एप्लीकेबल है चाहे आपने रिटर्न नहीं भरा या रिटर्न लेट भरा, दोनों केस में ये एप्लीकेबल है। चेक करो। कमिंग अप टू द नेक्स्ट, सेक्शन 139(4)A रिटर्न बाय चैरिटेबल ट्रस्ट। अब देखिए चैरिटेबल ट्रस्ट की जो इनकम होती है ये सेक्शन 11 से 13 में एग्जम्प्ट होती है। चैरिटेबल ट्रस्ट की जो इनकम होती है वो सेक्शन
11 से 13 में क्या होती है दोस्त, एग्जम्प्ट होती है। अब ध्यान से सुनना, इफ द टोटल इनकम विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 एंड 12 एक्सीड्स द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, अगर चैरिटेबल ट्रस्ट का एग्जम्पशन क्लेम करने से पहले का इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर है तो इन्हें रिटर्न भरना है। अगर चैरिटेबल ट्रस्ट का इनकम बिफोर क्लेमिंग द एग्जम्पशन कितने से ऊपर है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, तो इन्हें रिटर्न भरना है। अच्छा, एट द सेम टाइम ऑडिट भी मैंडेटरी है अगर इनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर चले जाए। यानी क्या मैं कह सकता हूं, ऑब्वियसली अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर है तो ऑडिट भी कराना पड़ेगा, रिटर्न भी भरना पड़ेगा। अब रिटर्न भरना है और ऑडिट वाला केस है, मतलब ड्यू डेट क्या बन गई, 31 अक्टूबर। इनके लिए ड्यू डेट क्या बन गई दोस्त, 31 अक्टूबर, राइट, ओके। एंड अगर आपने नहीं किया तो 100 रुपीज पर डे का आपको पेनल्टी तो लगेगा ही लगेगा, एंड फीस इज ऑल्सो एप्लीकेबल। कमिंग अप टू द नेक्स्ट 139(4)B पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का जो इनकम होता है वो एग्जम्प्ट होता है 13A के अंदर में, यस और नो। सो अगर 13A का एग्जम्पशन क्लेम करने से पहले उनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो उन्हें रिटर्न भरना है। फॉर एग्जांपल लेट्स से बीजेपी की इनकम अगर आती है लेट्स से 200 करोड़, क्या इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है? द आंसर इज यस, इनको रिटर्न भरना है। So if the total income without giving effect to the provision of 13A exceed basic exemption limit, then political party is required to file return. And at the same time हर political party को audit mandatory होता है क्योंकि उन्हें exemption 13A में claim करना होता है। तो 13A में exemption claim करने के लिए audit mandatory है। अब अगर audit है तो इनकी भी डेट क्या बन जाती है, 31 अक्टूबर। फिर आता है 139(4)C। 139(4)C सेक्शन 10 में जो एग्जम्पशंस क्लेम कर रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एक्सेट्रा, इनकी इनकम अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है विदाउट क्लेमिंग द एग्जम्पशन तो इनको रिटर्न भरना है। इफ स्पेसिफिक एंटिटीज लाइक हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, total income without giving effect to the provision of section 10 exceed basic exemption limit, then these entity required to file return। अब इसमें से कुछ एंटिटी ऐसे है जिनको ऑडिट कराना है, कुछ एंटिटी ऐसे है जिनको ऑडिट नहीं कराना, तो दोनों डेट बन सकती है, जुलाई भी बन सकती है और अक्टूबर भी बन सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ऑडिट एप्लीकेबल है या ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। देन आता है 139(4)D। 139(4)D ऐसे इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटी या कॉलेज को कवर करता है जो सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च का बेनिफिट ले रहे हैं, yes or no? So all above are required mandatorily file the return। तो जितने भी इंस्टीट्यूट सेक्शन 35 का अप्रूवल लेके बैठे हैं इनको मैंडेटरीली रिटर्न भरना है, चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए। 139(4)E हर बिजनेस ट्रस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रीट, दूसरा होता है इनविट। ये बिजनेस ट्रस्ट के टाइप है, आपको सीधा सीधा याद रखना है बिजनेस ट्रस्ट को क्या करना है, रिटर्न फाइलिंग करनी है, खत्म हो गई बात, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। सो एक बार ये 139 की सीरीज आप फट से पढ़ लीजिए। डन है मालिक? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, लॉस रिटर्न। अब ये क्या होता है सर लॉस रिटर्न? आपको याद होगा तो हम सेट ऑफ में भी यही चीज पढ़ते हैं, पीजीवीपी कैपिटल गेन एंड ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस का लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड करना है, ये रिटर्न हमें टाइम पे भरना है और ये रिटर्न को ही लॉस रिटर्न भी कहा जाता है। अगर ये रिटर्न नहीं भरा या टाइम पे नहीं भरा तो ये तीन लॉस, पीजीवीपी, कैपिटल गेन, ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, ये कैरी फॉरवर्ड हो सकते नहीं। हालांकि दो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं भले ही रिटर्न टाइम पे नहीं भरे तो भी, एचपी एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। उसमें भी मैं आपको याद दिला दूं, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड हो सकता है चाहे आपने रिटर्न भरा चाहे आपने रिटर्न नहीं भरा। So loss under the head of PGBP, capital gain, owning and maintaining horse races is allowed to be carried forward only if return is filed within the time limit under 139(1). 139(1) का टाइम लिमिट क्या था, जुलाई या अक्टूबर, as the case may be। However, two losses can be carried forward even if the ROI is not filed। यहाँ पे लिखिए on time, unabsorbed depreciation and HP। हाँ, unabsorbed depreciation कर सकते हो even if return is not filed at all। ओके मालिक, नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज बिलेटेड रिटर्न। जैसे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे होता है वैसे बिलेटेड रिटर्न भी होता है, यस और नो? सो बिलेटेड रिटर्न, अगर आप रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं कर पाए दैट इज जुलाई और अक्टूबर, तो आप बिलेटेड रिटर्न भी भर सकते हैं। कब तक के? 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर एंड होने से 3 month पहले, मतलब प्रैक्टिकली 31 दिसंबर, यस और नो? सो अगर आप जुलाई या अक्टूबर में रिटर्न नहीं भर पाए आप 31 दिसंबर से पहले कर सकते हैं। सो इफ द रिटर्न इज नॉट फाइल्ड ऑन टाइम, द रिटर्न कैन बी फाइल्ड 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, whichever is earlier।
सो ध्यान से सुनिएगा, इफ एनी पर्सन हु हैज नॉट फर्निश द रिटर्न विद इन द टाइम अलाउड अंडर 139(1) और 142(1) he can file belated return by 31st December, that is 3 months prior to the end of assessment year or before completion of assessment, whichever is earlier. अच्छा, मैं आपको बता दूं, एग्जाम में जनरली या तो बिलेटेड रिटर्न पे क्वेश्चन आता है या तो रिवाइज रिटर्न पे क्वेश्चन आता है, जनरली दोनों एक साथ नहीं आते, तो इन दोनों में से कोई भी एक ही पूछेगा. नाउ व्हाट इज रिवाइज रिटर्न? सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 रिवाइज रिटर्न की बात करता है. सो सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 रिवाइज रिटर्न की बात करता है. क्या बोलता है सर रिवाइज रिटर्न? अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम जब रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न फाइलिंग में कुछ गलती हो जाती है. इस गलती को सुधारने का मौका होता है रिवाइज रिटर्न, राइट? जहां पे आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल किया है पर आपको कोई एरर और ओमिशन मिल रहा है. क्या मिल रहा है बेटा? एरर या ओमिशन. तो आप क्या कर सकते हैं? रिटर्न फाइल कर सकते हैं. सो आफ्टर फर्निशिंग द रिटर्न, अगर आप वर्ड को ध्यान से देखेंगे तो वर्ड क्या लिखा है? आफ्टर फर्निशिंग द रिटर्न. यानी क्या मैं कह सकता हूं, अगर आपने रिटर्न भरा ही नहीं तो रिवाइज रिटर्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको रिटर्न भरने की जरूरत पड़ेगी. सो आफ्टर फर्निशिंग रिवाइज रिटर्न, नोटिस फॉर ओमिशन और एनी रॉन्ग स्टेटमेंट देयरिन, फाइल रिवाइज रिटर्न. कब तक? 3 months prior to the end of assessment year और before completion of assessment, whichever is earlier. यानी practically speaking belated return revised return का टाइम लिमिट क्या है? सेम, 3 months prior to the end of assessment year और before completion of assessment, whichever is earlier. Getting the point मालिक? नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका डिफेक्टिव रिटर्न, सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 डिफेक्टिव रिटर्न. अब ये डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है सर? सो डिफेक्टिव रिटर्न सेक्शन 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न का मतलब होता है, आपने जब भी कोई रिटर्न फाइल किया और रिटर्न फाइलिंग करने के बाद डिपार्टमेंट को लगता है कि इसमें कोई एरर है, तो डिपार्टमेंट आपको एरर कम्युनिकेट करता है और आपको 15 डेज का टाइम देता है इस डिफेक्ट को सुधारने के लिए. अगर 15 दिन में मालिक आपने डिफेक्ट को सुधार दिया, रिटर्न इज कंसिडर्ड एज वैलिड रिटर्न. अगर आपने 15 दिन में नहीं सुधारा तो रिटर्न इज कंसिडर्ड एज इनवैलिड रिटर्न. सो वेयर द असेसिंग ऑफिसर may intimate the defect to the assessee and given him an opportunity to rectify the defect within 15 days, right? Where the ROI is submitted, इसे valid माना जाएगा. If defect is not rectified, the return is considered as invalid return. Clear है मालिक? Okay. Next आता है bulk return, section 139(1)(a. अब ये क्या था? देखिए, बल्क रिटर्न के केस में ऐसा होता था, ये एक ऑप्शनल स्कीम थी जो इंडिया के सिर्फ 16 बड़े शहरों में लॉन्च की गई थी. ऐसे बड़े शहरों में जहां पे किसी व्यक्ति के पास 50 से ज़्यादा एम्प्लॉई है, उनके पास ये ऑप्शन था बल्क रिटर्न देने का, जहां पे एम्प्लॉई अपनी पूरी डिटेल्स किसको सबमिट करते थे? एम्प्लॉयर को सबमिट करते थे. और एम्प्लॉयर ऐसे सारे एम्प्लॉय की डिटेल लेकर के एक पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क के अंदर में किसको दे देता था? डिपार्टमेंट को दे देता था. और क्योंकि इतने सारे एम्प्लॉय की रिटर्न एक साथ जा रहे होते थे, इस कंसेप्ट को कहा जाता था बल्क रिटर्न. हालांकि ये स्कीम ऑप्शनल स्कीम थी और इंडिया के सिर्फ 16 शहरों में लॉन्च की गई थी, इसीलिए ये इतना रिलेवेंट भी नहीं बनता. तो चेक कीजिएगा, पहली बात, स्कीम इज ऑप्शनल एंड प्रोवाइड एन एडिशनल मोड ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम एंड eligible employee may furnish his return of income in the prescribed form. May furnish the return in the prescribed form. Clear है मालिक? ओके, चेक कीजिएगा. नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा पैन, सेक्शन 139(a) पैन. अब ये पैन क्या होता है? हम सब जानते हैं पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर. पैन कब लेना है और किस डेट तक के लेना है, ये दोनों इस सेक्शन के अंदर में लिखा है. चेक कीजिएगा किस किस को पैन लेना है. द फर्स्ट थिंग, एवरी पर्सन इफ टोटल इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. हर वो व्यक्ति जिसकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर जा रही है, इसको पैन लेना है. कब तक लेना है? 31st मई ऑफ द असेसमेंट ईयर. जुलाई में रिटर्न भरना है और इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर जा रही है, मतलब रिटर्न भरना है. रिटर्न भरने के लिए क्या चाहिए? पैन. तो इन्हें 31st मई तक के पैन लेना है और फिर जुलाई में इनको क्या भरना है? रिटर्न भरना है. सेकेंड, अगर आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, आपकी सेल्स एक्सीड करती है 5 लाख से, तो आपको आपको पैन लेना है. कब तक? बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी 5 लाख के ऊपर की टोटल सेल्स जा रही है तो ऐसा हो सकता है कि आप एडवांस टैक्स के लिए एप्लीकेबल हो जाए, और इसीलिए आपको जो पैन लेना है ये बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर लेना है. अगर आप 139(4)(a) में आते हैं, 139(4)(a) में कौन आता है? चैरिटेबल ट्रस्ट. तो चैरिटेबल ट्रस्ट को मैंडेटरीली पैन लेना है कब तक के? बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. चैरिटेबल ट्रस्ट को अपना पैन लेना है बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. नेक्स्ट, अगर कोई भी पर्सन रेसिडेंट है, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहा है, काय में एंटर कर रहा है बेटा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहा है 2,50,000 से ज्यादा का, तो उसे 31st मई से पहले क्या करना है? पैन अप्लाई करना है. तो इंडिविजुअल को छोड़ करके अगर कोई भी व्यक्ति अदर देन इंडिविजुअल
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंटर करता है साल भर में 2,50,000 के ऊपर, तो उसको क्या लेना है, पैन लेना है। नेक्स्ट, एवरी पर्सन हु इज एमडी, पार्टनर, कर्ता, ऑर्थर, सीईओ, बड़े बड़े पोजीशन होल्ड कर रहे हो, पैन लेना है 31 मई से पहले। यानी अगर मैं इस चीज को समअप करना चाहूं तो बिजनेस जिसका सेल्स 5 लाख के ऊपर जा रहा है और चैरिटेबल ट्रस्ट, इनको कब लेना है, ईयर एंड से पहले। बाकी सबको कब लेना है, 31 मई से पहले। बस ये याद रख लो तो आपका आधे डेट याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दो लोगों को ईयर एंड से पहले लेना है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट और दूसरा बिजनेस जिसका सेल्स 5 लाख से ऊपर है, इनको ईयर एंड से पहले पैन लेना है। बाकी सबको कब लेना है, 31 मई। अब मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है इन दो चीजों को याद रखें, आपके अटेम्प्ट में ये आ सकता है। इन दो चीजों को याद रखें, आपके अटेम्प्ट में ये आ सकता है। अगर आप कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं, कौन सा कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं, कहाँ, बैंक के अंदर में, पोस्ट ऑफिस के अंदर में, और आप ये कैश डिपॉजिट 20 लाख से ज़्यादा का करने जा रहे हैं, दैट इज 20 लाख और मोर, तो आपको डिपॉजिट करने के 7 डेज पहले ही पैन अप्लाई करना है। एट द सेम टाइम अगर आप कैश विड्रॉ करने जा रहे हैं 20 लाख या उससे ज़्यादा का, एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द विड्रॉल आपको क्या करना है, पैन अप्लाई करना है। क्या करना है दोस्त, पैन अप्लाई करना है। तो चलो ध्यान से सुनना, चलो ध्यान से सुनना। दो लोगों को पैन और अप्लाई करना है। अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश विड्रॉ कर रहे हैं कितने से ऊपर, 20 लाख या उससे ज़्यादा के ऊपर, तो आपको 7 डेज बिफोर द विड्रॉ और बिफोर द डिपॉजिट आपको क्या करना है, पैन अप्लाई करना है। गेटिंग द पॉइंट मालिक, चेक इट। साथ ही साथ एक और पॉइंट आता है यहाँ पे, साथ ही साथ एक और पॉइंट आता है यहाँ पे, एनी पर्सन हु इंटेंड टू ओपन करंट अकाउंट। अगर आप करंट अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हैं तो करंट अकाउंट ओपन कराने के 7 दिन पहले आपको क्या करना है, पैन अप्लाई करना है। तो इनको भी पैन अप्लाई करना है। ये जो लास्ट के 3 है, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल एंड करंट अकाउंट, ये याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे लगता है शायद ये आपको आ सकता है, राइट। अगर आपने पैन कोट नहीं किया या गलत पैन कोट किया तो आपको पेनल्टी लगेगी 10,000 रुपीज फॉर ईच सच डिफॉल्ट। कितनी लगेगी बेटा, 10,000 रुपीज लगेगी फॉर ईच सच डिफॉल्ट। नेक्स्ट सेक्शन आता है 139AA, आ से आधार, आ से आधार। अब देखिए हम सब जानते हैं फ्रॉम 1 जुलाई 2017 पैन अप्लाई करते वक्त या रिटर्न फाइलिंग करते वक्त कोट करना, आधार नंबर कोट करना क्या हो चुका है, मैंडेटरी हो चुका है। एट द सेम टाइम आपको एक लास्ट डेट मिली थी 2023 में कि आपको आधार और पैन को क्या करना था, लिंक करना था। अगर आप आधार और पैन को क्या नहीं करते बेटा, लिंक नहीं करते, तो ऐसे केस में क्या होता है, आपका जो पैन है उसको इनऑपरेटिव डिक्लेयर कर दिया जाता है। सो इन केस ऑफ फेलियर टू इंटीमेट द आधार नंबर, पैन अलॉटेड शेल डीम टू बी इनऑपरेटिव। तो अगर आपने आधार और पैन को लिंक नहीं किया तो ये आपका जो पैन नंबर है ये क्या हो जाएगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द लास्ट डेट जब तक कि आपने इसको लिंक कर देना चाहिए, और लिंक नहीं किया तो क्या होगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आधार का प्रोविजन किसको एप्लीकेबल नहीं है, नॉन रेसिडेंट को आधार लेने की जरूरत नहीं है, नॉन सिटीजन को आधार लेने की जरूरत नहीं है, पर्सन रिसाइडिंग इन आसाम, मेघालय, जम्मू कश्मीर, इनके ऊपर आधार का रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड जिसकी एज 80 और अबव है इनको भी आधार नहीं लेना। तो 4 लोग जिनको आधार का रिक्वायरमेंट है ही नहीं, पहला नॉन रेसिडेंट, दूसरा नॉन सिटीजन, तीसरा जो आसाम, मेघालय, जम्मू कश्मीर के अंदर में है, एंड चौथा जिसकी एज 80 एंड अबव है, इनको आधार लेने की जरूरत नहीं है। ओके सर, अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया तो क्या होगा, सर अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया तो आपको फीस लगेगी 1000 रुपये। कितने की फीस लगेगी बेटा, 1000 रुपये। तो 1000 रुपये की फीस देनी पड़ेगी 234H के अंदर में। एट द सेम टाइम सर आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस पैन वुड बिकेम इनऑपरेटिव। उसको अगर फिर से ऑपरेशन में लाना है तो 30 डेज में वो ऑपरेशन में आएगा फीस पे करने के बाद। मतलब ऐसा नहीं होगा कि फीस पे किया और तुरंत आपका पैन ऑपरेटिव हो गया, फीस पे करने के 30 डेज के बाद आपका पैन क्या होगा, ऑपरेटिव होगा, राइट। सो 1 2 3 स्टार्ट। आपको पैन और आधार को क्या करना है, लिंक करना है बाय स्पेसिफाइड डेट। अगर आपने लिंक नहीं किया तो फीस लगेगी 1000 रुपीज़। 1000 लेने के बाद वो इनऑपरेटिव पैन आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेटिव हो जाएगा। कितने दिन में, 30 डेज में। अच्छा, अब एक बात समझना, वो आता है इधर, लास्ट डेट क्या थी आपके पैन और आधार को लिंक करने की। अब देखिए यहाँ पे जो डेट थी ये ओल्ड डेट है, इस डेट को अपडेट कीजिए क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर के तहत न्यू डेट आ चुकी है।
न्यू डेट है 36/23, न्यू डेट क्या है बेटा 36/23, डन। आओ इधर, a person whose PAN has became inoperative would be eligible for following consequences from 1/7/2023, मतलब लास्ट डेट कब की थी 30/6/2023, ये डेट याद रखिएगा 30/6/2023 पैन और आधार को लिंक करने की लास्ट डेट थी। एक साथ से 4 कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, मुझे लगता है ये पार्ट अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, पहला नो रिफंड विल बी इशूड, आपको कोई रिफंड मिलने वाला होगा वो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट पेएबल ऑन सच रिफंड विल नॉट बी इशूड, आपको जो रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट आने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट हायर रेट, टीसीएस विल बी डिडक्टेड एट हायर रेट, टीडीएस टीसीएस कौन से रेट पे डिडक्ट होगा बेटा, हायर रेट पे डिडक्ट होगा। तो चलो 4 कॉन्सिक्वेंसेज है, एक बार पूरा वापस समझते हैं। आधार, आधार कब अप्लाई करना, आधार कब कब कोट करना है, जहां जहां पे भी आपको पैन अप्लाई करना है या रिटर्न भरना है आपको आधार देना है। अब पैन की जगह आधार दोगे तो भी चलेगा। पैन आधार को लिंक करने की लास्ट डेट क्या थी 36/2023, किसके ऊपर ये लो एप्लीकेबल नहीं है, एनआर, नॉन सिटीजन, आसाम, मेघालय, जम्मू कश्मीर एंड लास्ट, बोले जल्दी से, बोले जल्दी से, पर्सन हाँ 80 और अबव। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, आधार और पैन को अगर आपने लिंक नहीं किया तो फीस लगेगी 1000 रुपये, उसके बाद ये ऑपरेटिव हो जाएगा विद इन 30 डेज। जब तक कि ये इनऑपरेटिव है तब क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, 4 कॉन्सिक्वेंसेज, ये थ्योरी में पूछेगा याद रखना, 4 कॉन्सिक्वेंसेज है। रिफंड इशू नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन रिफंड इशू नहीं होगा, टीडीएस टीसीएस जो कटेगा वो काय पे कटेगा बेटा, हायर रेट। क्लियर है मालिक, दैट्स इट। एक बार ये चारों को वापस पढ़ो। डन, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर आते हैं, रिटर्न थ्रू टीआरपी, रिटर्न थ्रू टीआरपी। अब ध्यान से सुनना, टीआरपी क्या था, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स, ये ऐसे ऐसे प्रोफेशनल्स थे जिनको रिटर्न फाइलिंग के लिए ऑल्टरनेटिव बोल करके देखा गया। ऑल्टरनेटिव किसके अगेंस्ट में, आप सीए सीएस सीएमए के अगेंस्ट में एज एन ऑल्टरनेटिव देखा गया कि ये लोग भी क्या कर सकते हैं, रिटर्न भर सकते हैं। रिटर्न भरने के लिए टीआरपी कौन हो सकता है, एनी इंडिविजुअल, राइट। कौन टीआरपी नहीं बन सकता, सर चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन नॉट बी टीआरपी, समझ रहे हो, तो ये प्रोविजन ही तुम बहुत सारे तुम्हारे अगेंस्ट में आई थी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन नॉट बी टीआरपी। दूसरा, लीगल प्रैक्टिशनर कांट बी टीआरपी, लीगल प्रैक्टिशनर जो है वो भी टीआरपी नहीं बन सकते, दैट इज एडवोकेट्स टीआरपी नहीं बन सकते। एन एम्प्लॉय ऑफ अ स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन, कुछ क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन जो स्पेसिफाई किए होंगे, जैसे एम्प्लॉय ऑफ शेड्यूल्ड बैंक, ये भी टीआरपी नहीं बन सकते। एट द सेम टाइम टीआरपी कुछ रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, ये एग्जाम में काम की चीज। कौन से रिटर्न टीआरपी फाइल नहीं कर सकते, ये एग्जाम में काम की चीज। पहला, ऐसे रिटर्न जो टैक्स ऑडिट के अंदर में कवर है, अगर एसएससी टैक्स ऑडिट के अंदर में कवर है तो टीआरपी उसका रिटर्न नहीं भर सकता। सेकंड, रिवाइज रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकता अगर ओरिजिनल रिटर्न टीआरपी ने नहीं भरा है, तो टैक्स ऑडिट वाले केस टीआरपी रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। ओरिजिनल रिटर्न टीआरपी ने नहीं भरा तो रिवाइज रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकता। तीसरा, पर्सन नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, एनआर का बोलो जल्दी से, रिटर्न टीआरपी फाइल नहीं कर सकता। क्लियर है मालिक, 3 रिटर्न टीआरपी फाइल नहीं कर सकता, बोलो कौन कौन से, पहला टैक्स ऑडिट वाला, दूसरा अगर ओरिजिनल रिटर्न टीआरपी ने नहीं भरा तो रिवाइज रिटर्न टीआरपी नहीं भरेगा, तीसरा पर्सन नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, इनका रिटर्न टीआरपी फाइल नहीं कर सकता। क्लियर है मालिक, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है अपडेटेड रिटर्न, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके अटेम्प्ट में इस बार इसी पे क्वेश्चन आएगा, मेरी बात मान के चलिएगा, क्योंकि यहां आया है अमेंडमेंट, फाइनेंस एक्ट 25 से यहां पे आया है दोस्त अमेंडमेंट। और मैं आपको बता दूं,
अगर आपने रेगुलर या फास्ट ट्रैक बैच हमारा ले रखा है तो इसके अंदर में हम लोगों ने कंसेप्ट को क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। अच्छा, इनफैक्ट अगर आपको याद होगा तो पिछले 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन हमने एट एक्चुअल पेपर निकाल करके इसको सॉल्व किया है। एमआरपी के अंदर में रिटर्न के जितने क्वेश्चन दिए, अगर आप उतने क्वेश्चन रट के भी चले जाओ तो 4 मार्क बिल्कुल वहीं से आपको फ्री में मुफ्त में आएंगे। और मैंने तो आपको फास्ट ट्रैक और रेगुलर में बताया भी है। सबसे पहले जाके कौन सा सॉल्व करने का, 4A, फिर जाके सॉल्व करने का 4B। याद आ रहा है क्या मालिक? क्योंकि यहाँ आपको 10 मार्क शॉर्ट मिलने वाले हैं, तो पहले ये शॉर्ट 10 मार्क ले लेने का और फिर ही आगे बढ़ने का। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, तो चलो आते हैं अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न क्या होता है? देखिए, एसएससी ने अगर पहले अपडेटेड रिटर्न भरा या अपडेटेड रिटर्न नहीं भरा, सॉरी, अगर एसएससी ने पहले रिटर्न भरा या एसएससी ने पहले रिटर्न नहीं भरा, इन बोथ द केसेस आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इन बोथ द केसेस आप क्या कर सकते हैं दोस्त? अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सो एनी पर्सन whether or not he has furnished the return, मतलब उसने 139(1) में नॉर्मल रिटर्न भरा, 139(4) में बिलेटेड रिटर्न भरा या 139(5) में रिवाइज रिटर्न भरा, इन तीनों ही केसेस में वो अपडेटेड रिटर्न भी भर सकता है। यानी आपने पहले रिटर्न भरा या आपने रिटर्न नहीं भरा, दोनों भी केस में वो अपडेटेड रिटर्न भर सकता है। अब अपडेटेड रिटर्न में फाइनेंस एक्ट 25 से अमेंडमेंट आया है, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। फाइनेंस एक्ट 25 से क्या अमेंडमेंट आया है? लास्ट ईयर तक के, राइट, जिनका अटेम्प्ट जनवरी 26 तक के था, आपको याद होगा तो अपडेटेड रिटर्न कब तक के भरा जा सकता था? 24 मंथ्स तक के भरा जा सकता था। फाइनेंस एक्ट 25 ने इस 24 को 48 कर दिया है। तो ये हुआ पहला अमेंडमेंट। अब आप 2 साल नहीं 4 साल तक के अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। सो अपडेटेड रिटर्न कैन बी सबमिटेड एट एनी टाइम विद इन 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से 48 मंथ्स तक के आप कभी भी अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। आप कभी भी अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी सबमिटेड, मतलब कुछ केस में आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर पाएंगे। इस लिस्ट के ऊपर आपको क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आएगा मैं वो भी बता देता हूं, थैंक मी लेटर सर। और हाँ, इतनी मेहनत के लिए वीडियो को एक बार लाइक करके जाइएगा। और कोई ना कोई बच्चे से रिक्वेस्ट है, प्लीज टाइम स्टैम्प जरूर लगा देना कौन सा प्रोविजन कहाँ है, ताकि आगे के बच्चों को भी हेल्प हो जाए। तो जरा ध्यान से सुनना, अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी सबमिटेड। इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आएंगे? गिव एनी 4 इंस्टेंसेस, गिव एनी 5 इंस्टेंसेस वेयर अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फर्निश्ड। तो ये लिस्ट आपके लिए इस तरीके के क्वेश्चन के काम की है कि कौन कौन से केसेस में अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। इसके ऊपर इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। तो सिचुएशन नंबर 1, इफ अपडेटेड रिटर्न इज अ रिटर्न ऑफ लॉस। याद रखें, अपडेटेड रिटर्न हमेशा रिटर्न ऑफ इनकम ही होना चाहिए, रिटर्न ऑफ लॉस नहीं होना चाहिए। आई मीन टू से, पहले आपने लॉस रिटर्न भरा था, अभी आपने अपडेटेड रिटर्न लॉस बढ़ा के कर दिया, अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी सबमिटेड। पहले आपने लॉस रिटर्न भरा था, अब आपने लॉस कम करके रिटर्न भरा, अपडेटेड रिटर्न कैन बी सबमिटेड। क्यों? क्योंकि अगर आपने लॉस रिड्यूस किया है, जिसका मतलब आपने इनकम बढ़ाई है, तो अपडेटेड रिटर्न हो सकता है। पहले लॉस का रिटर्न था, अब आपने इनकम का रिटर्न दिखाया, अपडेटेड रिटर्न हो सकता है। पहले इनकम का रिटर्न था, अब आपने लॉस का रिटर्न दिखाया, अपडेटेड रिटर्न नहीं हो सकता। बेसिकली अपडेटेड रिटर्न से डिपार्टमेंट का फायदा होना चाहिए, आपका नहीं। समझ में आ रहा है? तो इसमें आपकी इनकम बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए मालिक। सेकंड, अपडेटेड रिटर्न हैज अ इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टोटल टैक्स लायबिलिटी। अगर आपकी अल्टीमेटली टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है तो आपका अपडेटेड रिटर्न सबमिट नहीं हो सकता, या फिर आपका रिफंड इंक्रीज हो रहा है तो आप अपडेटेड रिटर्न फर्निश नहीं कर सकते। ये तो बात हम कर रहे हैं कि भैया अगर इसमें आपका फायदा हो रहा होगा तो डिपार्टमेंट चाहते ही नहीं कि तुम ये रिटर्न भरो। नेक्स्ट, अगर आपके घर में सर्च इनिशिएट हुई है या आपके प्रीमाइसेस पर सर्च इनिशिएटेड हुई है या फिर सर्वे हुआ है तो आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। बेसिकली आपके यहाँ पे रेड या सर्वे हुआ है, अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। नोटिस हैज बीन इशूड to effect that any money bullion jewelry has been seized, right, in case of other person but belongs to you। रेड किसी और के यहां पड़ी पर वो जो चीज मिली वो आपसे रिलेटेड है, अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। तो भैया दोस्त के यहां छापा पड़ा पर वहां पे चीजें आपकी मिली, इस केस में भी अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। वेयर अपडेटेड रिटर्न इज ऑलरेडी फर्निश्ड, अगर किसी साल के लिए ऑलरेडी अपडेटेड रिटर्न फर्निश हुआ है तो आप वापस से अपडेटेड रिटर्न फर्निश नहीं कर सकते। असेसमेंट रीअसेसमेंट चालू है आपका, ऑलरेडी पेंडिंग है, आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। तो असेसमेंट रीअसेसमेंट मतलब डिपार्टमेंट में ऑलरेडी आपका असेसमेंट चालू है, अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। नेक्स्ट, एओ हैज इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन। एओ के पास इंफॉर्मेशन है कि एसएससी इन चीजों के अंदर में आ रहा है। पहला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट,
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर में आ रहा है, ब्लैक मनी एक्ट के अंदर में आ रहा है, बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट के अंदर में आ रहा है, स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर एक्ट के अंदर में आ रहा है। ये भारी भारी लॉ के अंदर में अगर वो ऑलरेडी कवर हो रहा है और एसएससी को इस बात का नोटिस ऑलरेडी इशू हो चुका है तो उसको अपडेटेड रिटर्न फाइल करते नहीं जमेगा। इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है डीटीडब्ल्यूए में, फॉरेन कंट्री में तुम टैक्स चोरी करके आए हो और वहां की इन्फॉर्मेशन डीटीडब्ल्यूए के तहत हमें मिल चुकी है, आप अपडेटेड रिटर्न फर्निश नहीं कर सकते। एनी प्रोसिक्यूशन हैज बीन इनिशिएटेड, जेल की प्रोसीडिंग आपके लिए इनिशिएट कर दी गई है, प्रोसिक्यूशन हैज बीन इनिशिएटेड, अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। एंड इसके आगे हो सकता है कुछ और नोटिफिकेशन के तहत भी आपको बताया जाए। एक बार लिस्ट को फट से चेक कीजिएगा, अपडेटेड रिटर्न कब कब नहीं भरा जा सकता। इस लिस्ट को ईमानदारी से अभी पढ़ लो क्योंकि तुम बाद में नहीं पढ़ने वाले। इसके बाद जाकर के सीधा एमआरपी उठाना और एमआरपी से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तुम्हारे को, क्योंकि रिवीजन तो मैंने यहीं करा दिया। किसी को अगर शक होगा ऑलरेडी एक और बार रिवीजन कर लेना। जिनने हमारा रेगुलर और फास्ट ट्रैक बैच लगाया है उनको तो ऑडियो रिवीजन भी मिले हैं, ऑडियो रिवीजन भी सुन लेना इस चार्ट के बाद, और उसके बाद सीधा जाके सॉल्विंग के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि मैंने आपको 10 बार लेक्चर के अंदर में बताया सिर्फ पढ़ के काम नहीं चलेगा, काम तो सॉल्व करके ही होगा, है ना। 100 बकी और 1 लिखी। और मैं आपको कहता हूं अगर आपको रिजल्ट चाहिए आप 3-2-1 स्ट्रैटेजी लगा दो। 3-2-1 स्ट्रैटेजी क्या है सर? 3-2-1 स्ट्रैटेजी नहीं पता आपको तो ध्यान से सुनना। 3-2-1 स्ट्रैटेजी क्या है? 3-2-1 स्ट्रैटेजी कहता है सबसे पहले अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक हार्ड लग रहा है तो 3 बार उसको रीड कीजिए। 3-2-1 स्ट्रैटेजी, 3 बार उसको क्या करो? रीड करो। 2 टाइम्स उसको खुद से बोलने का ट्राई करो। तो 3 बार आप पढ़ो उसको, 2 बार उसको खुद से बोलने का ट्राई करो कि भैया ये क्या था, पूरे पॉइंट्स वापस बोलने रखो, और 1 टाइम उसको लिख के देखो तो आपको कोई भी हार्ड चीज इजी लगने लगेगी। 3-2-1 स्ट्रैटेजी बोला जाता है इसको। 3 बार रीड, 2 बार रिकॉल और 1 टाइम राइट। RRW, रीड, रिकॉल, राइट, तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है मालिक? चलो एक बार इसको फटाक से पढ़ो इस लिस्ट को। डन? यस सर। बढ़ते हैं आगे। अब देखो जब भी आप अपडेटेड रिटर्न भरेंगे ना तो अपडेटेड रिटर्न में आप अपनी इनकम बढ़ाएंगे, हाँ या हाँ? अरे हाँ या हाँ? हाँ। अब अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपका टैक्स भी बढ़ेगा, हाँ या हाँ? राइट, आपका टैक्स इंक्लूड होगा तो आप एग्जिस्टिंग टैक्स तो पे करेंगे ही करेंगे, आपको इसके साथ साथ क्या पे करना पड़ेगा? एडिशनल टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो बॉस आपको जो आपकी इनकम बढ़ी है तो आपकी इनकम बढ़ी है तो ऑब्वियसली आपका टैक्स बढ़ेगा। अच्छा, क्योंकि आपने इतना टैक्स पहले कम पे किया होगा तो ऑब्वियसली बात है आपका इंटरेस्ट भी लगेगा, राइट। तो टैक्स और इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको एडिशनल टैक्स भी देना पड़ेगा, और ये एडिशनल टैक्स लिखा है सेक्शन 140 सबसेक्शन बी के अंदर में। और यहाँ पे भी फाइनेंस एक्ट 25 ने अमेंडमेंट लाया है, यहाँ पे भी फाइनेंस एक्ट 25 ने क्या लाया है? अमेंडमेंट। तो मान के चलिए पहले मेरी नॉर्मल रिटर्न में इनकम थी 5 लाख रुपीज, मैंने अपडेटेड रिटर्न में 15 लाख दिखाई है, तो ऑब्वियसली अब जो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा वो किस पे पे करना पड़ेगा? 15 लाख। और ये टैक्स मैंने सही टाइम पे नहीं किया था, मतलब ऑब्वियसली बात है मुझे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। लेकिन ये 2 पे करने के साथ साथ मुझे एक और चीज पे करनी पड़ेगी। क्या पे करनी पड़ेगी बोलो बेटा? एडिशनल टैक्स भी पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा बोलो बेटा? एडिशनल टैक्स भी पे करना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से सुनते हैं एडिशनल टैक्स पेबल कितना है। तो सर एडिशनल टैक्स पेबल कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखना। अगर आपने रिटर्न, अच्छा आप मुझे बताओ अपडेटेड रिटर्न कब तक के भरा जा सकता था? लास्ट ईयर तक के 24 मंथ्स, इस साल से 48 मंथ्स तक के, यस और नो? तो अगर आपने अपडेटेड रिटर्न अप टू 12 मंथ्स में भर दिया फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, उस असेसमेंट ईयर के एंड से 12 मंथ के अंदर में भर दिया, तो एडिशनल टैक्स इज 25% ऑफ द टैक्स एंड इंटरेस्ट। तो जो भी आपका टैक्स है, टैक्स मतलब क्या? इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस HEC प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों का जो भी टोटल आता है इसका 25% आपको एडिशनल टैक्स भरना है। अगर आपने अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम कब तक के भर दिया? विद इन 12 मंथ्स। अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम कब तक भर दिया? विद इन 12 मंथ्स। अगर आपने रिटर्न, ध्यान से सुनना, अगर आपने रिटर्न
बियॉन्ड 12 मंथ्स अप टू 24 मंथ्स भरा है, अगर आपने रिटर्न बियॉन्ड 12 मंथ्स बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ 24 मंथ्स भरा है तो इट विल बिकेम 50% ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट। अगर आपने, अब देखिए यहां पे अमेंडमेंट आया है क्योंकि ईयर इसके आगे ऐड हुए हैं, बियॉन्ड 24 मंथ्स बिफोर 36 मंथ्स भरा है तो 60% ऑफ द टैक्स एंड इंटरेस्ट, 60% ऑफ द टैक्स एंड इंटरेस्ट। और अगर अपडेटेड रिटर्न आपने बियॉन्ड 36 मंथ्स अप टू 48 मंथ्स भरा है तो 70% आपको भरना पड़ेगा। ये 70% इनकम का है क्या? नहीं, ये 70% किसका है? टैक्स प्लस इंटरेस्ट का 70% एज एडिशनल टैक्स है। तो कम ऑन, इसको एक बार लर्न कर लो। अप टू 12 मंथ्स आपने किया 25%, 12 मंथ्स टू 24 मंथ्स में किया 15%, 24 मंथ्स टू 36 मंथ्स में किया 60% एंड 36 टू 48 मंथ्स में किया 70%। ये परसेंटेज किसका है बेटा? टैक्स प्लस इंटरेस्ट का 25, 50, 60 या 70% आपको देना है। यस और नो? अब मुझे एक बात बताना, पहले मेरी इनकम थी 5 लाख, मैंने बड़ा करके कर दी 15 लाख, पर 5 लाख पे भी जो मैंने टैक्स दिया ही था, तो जब मैं 15 लाख का टैक्स निकालूंगा, ये जो टैक्स मैंने 5 लाख का पे किया है वो माइनस करना है नहीं करना है? ऑब्वियसली बात है, मैं नेट टैक्स निकालूंगा ना। तो वही चीज यहां पे लिखी है कि आपने जो टैक्स पे किया है, अंडरस्टैंड, वेयर assessee has furnished the return, the tax payable shall be computed आफ्टर रिड्यूसिंग। तो जो आपका नेट टैक्स पेबल है वो कैसे निकालेंगे? आफ्टर रिड्यूसिंग। आपने कुछ टैक्स ऑलरेडी पे किया होगा, आपने कुछ टीडीएस एएमटी क्रेडिट ऑलरेडी लिया होगा, आपने कोई रिलीफ ऑलरेडी लिया होगा। इन शॉर्ट, नेट टैक्स प्लस इंटरेस्ट का 25%, 50%, 60% और 70% अकॉर्डिंगली कंप्यूट करना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, राइट। और साथ ही साथ में 234A एंड बी का भी इंटरेस्ट क्या होगा? चेंज हो जाएगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। चेक करो मालिक, ये परसेंटेज एक बार अच्छे से याद करना है। यस मालिक। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि भैया क्योंकि आपका टैक्स बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, आपने इतना टैक्स कम पे किया तो उसका इंटरेस्ट भी लगेगा 234A, B एंड C का। तो 234A, B एंड C भी क्या किया जाएगा? चेंज किया जाएगा। क्लियर है मालिक? दैट्स इट। ये था अपडेटेड रिटर्न। तो अपडेटेड रिटर्न में दो चीजें आपको याद रखनी है। पहला, 24 मंथ्स हैज बिकेम 48 मंथ्स, और एडिशनल टैक्स 140B में भी चेंज आया है। कितना? 12 महीने तक रिटर्न भर दो फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर 25%, 12 से 24 मंथ 50%, 24 से 36 मंथ 60% एंड 36 टू 48 मंथ 70% आपको भरना पड़ेगा। यस मालिक, दैट्स इट। तो मालिक यहां हमारा चार्ट खत्म होता है रिटर्न ऑफ इनकम का। मैं आपसे मिलूंगा अगले चार्ट रिवीजन के अंदर में। बच्चों, मैं कंटिन्यूअसली आप लोगों को बोल रहा हूं कि सिर्फ चार्ट रिवीजन जेन्युइनली काफी नहीं है। देखिए, हाँ, इससे आपका रिवीजन बहुत स्पीड के अंदर में हो जाएगा, और जिस तरीके से हम लोग हर एक टॉपिक डाल रहे हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल टैक्स के भी टॉपिक डाल रहे हैं, रिवीजन आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि इन रिवीजन को हमने बहुत डिटेल के अंदर में लिया हुआ है। लेकिन बच्चों, जब तक कि आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कि आपका काम नहीं होने वाला। मैं बार बार लगातार ये हमेशा कहता हूं, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। और सर, यहां पे सिर्फ पढ़ो मत, लिखो भी, क्योंकि 100 बकी और 1 लिखी होता है। आप एमआरपी पे जाइए, हमारे एमआरपी पे जितने भी नए अमेंडेड क्वेश्चन है, इन नए अमेंडेड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और ये जो अमेंडमेंट आया है, इसके बेसिस पे भी हम लोगों ने कुछ अमेंडमेंट्स क्वेश्चन रखे हुए हैं, वो एक बार अच्छे से देखिएगा। रेगुलर और फास्ट ट्रैक वाले बच्चों, आपको ये रिकमेंडेशन है कि हमने जो जो क्वेश्चन फर्स्ट पेज पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है लिस्ट के अंदर में, एनालिसिस के अंदर में, वो एक बार देख लेना, आपका काम हो जाएगा। यस और नो मालिक? तो चलिए, मिलता हूं मैं आपसे अगले चार्ट रिवीजन के अंदर में। आप अपना ख्याल रखें। बाय बोलो बच्चों।